नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आप सभी का जीके ट्यूटन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा जो आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में प्रस्तावना से संबंधित विषय का अवलोकन किया, जिसमें प्रस्तावना के विषय में बताया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कैसे जोड़ी गई, संविधान के अंतर्गत कब जोड़ी गई, प्रस्तावना के संदर्भ में क्या क्या केस हुए, इनके विषयों में अध्ययन किया। अब हम प्रस्तावना से संबंधित जो मुख्य शब्दावली है कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द निहित किए गए हैं, उनका क्रम क्या है और भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप कैसा है, इन सभी विषयों का अध्ययन करते हुए देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं। उन सभी विषयों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना, सबसे पहले भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत एक शब्द दे रखा है, हम भारत के लोग। भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान की शक्ति का स्रोत किसमें निहित किया गया है? संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत निहित किया गया है जनता में, और जनता को संबोधित किया गया है भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से संबोधित किया गया है। भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत जनता को इस शब्द से संबोधित किया गया है। दूसरा पार्ट अध्ययन करते हैं, हमारे देश व समाज का स्वरूप कैसा है? देश व समाज का स्वरूप, देश व समाज का स्वरूप हमारा समाजवादी और पंथ निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षतावादी, समाजवादी स्वरूप है और पंथ निरपेक्षतावादी स्वरूप है। समाजवादी किसे कहते हैं? समाजवादी कहते हैं, समाजवादी वह समाज होता है, समाजवादी वह समाज होता है जिसमें संसाधन एवं वितरण प्रणाली, संसाधन एवं वितरण प्रणाली राज्य के अधीन होती है, राज्य के अधीन होती है। समाजवादी वह समाज है, यानी कि भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवादी स्वरूप का उल्लेख किया गया है, जिसकी डेफिनेशन यह है कि समाजवादी वह समाज होगा जिसके अंतर्गत संसाधन एवं वितरण प्रणाली किसके अधीन होती है? राज्य के अधीन होती है। यानी कि हम जिन संसाधनों का सदुपयोग करते हैं वो सारे संसाधनों की जो वितरण प्रणाली है वो राज्य सरकार के अधीन होती है या सरकार के अधीन होती है। पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत व्याख्या की गई है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वह सभी धर्मों को समानता प्रदान करेगा। यही पंथ निरपेक्षतावादी राष्ट्र है और वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी हमारी मानी जाती है। देश में शासन प्रणाली कैसी है? देश में शासन प्रणाली, प्रस्तावना के अंतर्गत बताया गया है कि भारत के अंतर्गत शासन प्रणाली कैसी है। शासन प्रणाली हमारी लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, गणतंत्रीय या गणतंत्रात्मक, दो प्रणालियां हैं, एक लोकतंत्रात्मक और एक गणतंत्रीय शासन प्रणाली। लोकतंत्रात्मक क्या है? इसके अंतर्गत शासन में जनता की भागीदारी होती है, शासन में जनता की भागीदारी, शासन में जनता की भागीदारी दो प्रकार से होती है।
एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। गणतंत्रीय शासन प्रणाली का मतलब है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति, देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होगा, जनता द्वारा निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में शासन में जनता की भागीदारी होगी। इसके अंतर्गत ये भी कहा जाता है कि जनता के लिए जनता द्वारा चुना हुआ शासन ही लोकतंत्रात्मक शासन कहलाता है। इसकी दो व्यवस्थाएं हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। अर्थात जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जिस प्रतिनिधि का चुनाव करती है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत आता है, जिसका डायरेक्ट चुनाव नहीं करती है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत आता है। हमारी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत इन दोनों ही प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। गणतंत्रीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं कि देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। अर्थात 26 जनवरी 1950 से जब से भारत के संविधान को लागू किया गया उसी समय से ही भारत को गणतंत्र भी घोषित कर दिया गया और उसी समय से भारत के अंतर्गत देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और वो निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा प्लस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। हमारे देश की शासन प्रणाली कैसी है? शासन प्रणाली का लक्ष्य, शासन प्रणाली का लक्ष्य क्या रखा है हम लोगों ने? शासन प्रणाली का लक्ष्य रखा है न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये तीन व्यवस्थाएं हम लोगों ने रखी है। न्याय किन किन आधारों पर होना चाहिए, स्वतंत्रता किन किन आधारों पर होनी चाहिए और समानता किन किन आधारों पर होनी चाहिए। न्याय के अंतर्गत देखिएगा, एक तो सामाजिक न्याय, सामाजिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा आर्थिक। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। स्वतंत्रता की अगर बात करें, स्वतंत्रता किन किन आधारों पर भारत के संविधान के द्वारा हम लोगों को प्रदान की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना कि हम लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि हम अपने विचारों को कैसे भी प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की, बोलने की आजादी है। विश्वास की भी आजादी हमारे पास में है। धर्म, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी का भी त्याग कर सकते हैं। उपासना, इन सभी की हमारे लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तीसरा है समता या समानता। इसी के अंतर्गत पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा आएगा आपका समता या समानता। समता या समानता। समता या समानता किस आधार पर है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। लास्ट बात आती है हमारी कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने की विधि। अंगीकृत
विधि। अंगीकृत विधि आती है मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006। ये हमारी प्रस्तावना का स्वरूप है। संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में पूरी तरीके से बता रखा है कि भारत के शासन व्यवस्था कैसी है। जैसे संविधान की शक्ति का स्रोत किसके अंतर्गत निहित किया गया है? जनता के अंतर्गत, अर्थात सारी शक्ति जनता में निहित होती है और जनता को प्रस्तावना के अंतर्गत संबोधित किया गया है। हम भारत के लोग से संबोधित किया गया है। हमारे देश के समाज का स्वरूप कैसा है? देश के समाज का स्वरूप है समाजवादी और पंथ निरपेक्षतावादी। समाजवादी वह समाज होगा जिसके अंतर्गत संसाधन एवं वितरण प्रणाली राज्य के अधीन होती है। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन उसे कहा जाता है कि व्यक्ति जिन साधनों का अपने लिए उपभोग करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसे ही संसाधन कहा जाता है। और इन संसाधनों की वितरण प्रणाली राज्य के अधीन होती है, उसी को ही हम समाजवादी कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के अंतर्गत या व्यक्ति विशेष के अधीन इन संसाधनों का उपयोग नहीं होता। एक विचारधारा समाजवादी होती है और एक होती है पूंजीवादी। पूंजीवादी के अंतर्गत ये संसाधन एवं वितरण प्रणाली पूंजीवादी लोगों के अधीन होती है, लेकिन हमने हमारे समाज का स्वरूप समाजवादी अपनाया है। पंथ निरपेक्षता किसे कहते हैं? पंथ निरपेक्षता अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म विशेष नहीं होता है, सभी धर्मों को वह समानता प्रदान करता है। भारत के अंतर्गत देश की शासन प्रणाली कैसी होगी? देश की शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक प्रणाली होगी। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? कि शासन में जनता की भागीदारी होगी। यह भागीदारी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से भी इसका हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी जनता भागीदारी हो सकती है। गणतंत्रीय शासन प्रणाली क्या है? देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। अर्थात वर्तमान में भी हमारे देश का राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। न्याय, देश में शासन प्रणाली का लक्ष्य हम लोगों ने क्या रखा है? कि सभी के लिए न्याय मिलना चाहिए, सभी के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए और सभी के लिए समानता होनी चाहिए। सभी के लिए समानता होनी चाहिए। अब न्याय किन किन आधारों पर होना चाहिए? न्याय होना चाहिए सामाजिक आधारों पर, अर्थात जब हम जैसे मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है और उस समानता के अधिकार के अंतर्गत सामाजिक आधारों पर आर्टिकल नंबर 14 और 15 के अंतर्गत सामाजिक आधारों पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि सामाजिक आधारों पर किसी के साथ में कोई भेदभाव ना होगा। दूसरा, राजनीतिक आधारों पर भेदभाव प्रतिबंधित और आर्थिक आधारों पर भेदभाव प्रतिबंधित होगा, अर्थात इन आधारों पर व्यक्ति को न्याय मिलना आवश्यक होगा। स्वतंत्रता क्या है? विचारों की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की होगी, धर्म की होगी और उपासना की होगी। आगे बात करें हम कि भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की विधि क्या है? अंगीकृत करने की विधि है मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006। दोस्तों, ये हमारी प्रस्तावना का स्वरूप है और वो स्वरूप आप लोगों ने देखा। अब हम प्रस्तावना के संदर्भ में जो विषय वस्तु है कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं और उनका क्रम क्या है। कभी कभी परीक्षा के अंतर्गत उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम कौन कौन सा है, या फिर यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। उन विषयों का अध्ययन करते हैं कि प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। देखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना के अंतर्गत कई सारे शब्द हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो प्रस्तावना में सबसे बाद में जोड़े गए। वो शब्द कौन कौन से हैं, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उनको जोड़ा गया, वो सारी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। कौन सी सरकार थी उस समय, प्रधानमंत्री कौन थे,
कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उनको जोड़ा गया, वो सारी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला शब्द कौन सा है प्रस्तावना के अंतर्गत? प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द। सबसे पहला शब्द आता है प्रस्तावना के अंतर्गत हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। दूसरा आता है प्रस्तावना के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरा शब्द आता है समाजवादी, चौथा आता है पंथ निरपेक्षता, चौथा शब्द आता है पंथ निरपेक्षता। पांचवा आता है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। छठवां शब्द आता है इसके अंतर्गत गणराज्य, गणराज्य। सातवां आता है समस्त नागरिक, समस्त नागरिक। इसके बाद में नेक्स्ट आता है न्याय। न्याय कौन कौन सी है? न्याय प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक। इसके बाद में अगला आता है न्याय सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक आता है। फिर आता है आपका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आती है आपके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके बाद में आता है अगला आपका समता या समानता, समता या समानता, समता या समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की। इसके बाद में आती है आपकी बंधुत्व, बंधुत्व। फिर आता है आपका व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता। इसके बाद में आता है अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित। ये प्रस्तावना के अंतर्गत उल्लेखित शब्द हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग, प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत सबसे पहला वाक्य यही है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो उन शब्दों का क्रम यही है। सबसे पहले हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है आंतरिक एवं बाह्य आजादी, अर्थात भारत आंतरिक एवं
राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही स्तरों पर अपने आप में स्वतंत्र है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता है उसके पास में। समाजवादी का अर्थ हमें अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि समाजवादी वह समाज होगा जिसमें संसाधन एवं वितरण प्रणाली क्या होगी, राज्य के अधीन होगी। यह समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 के अंतर्गत, 1976 के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन किया गया इंदिरा गांधी सरकार के समय और इसके तहत यह शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता भी इसी के अंतर्गत जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इन 3 शब्दों को सबसे बाद में जोड़ा गया, ये अखंडता। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है अपने देश के अंतर्गत और गणराज्य है। समस्त नागरिक, भारत के अंतर्गत जितने भी नागरिक होंगे वो इसमें सम्मिलित होंगे। न्याय सभी के लिए सामाजिक आधारों पर मिलेगा, राजनीतिक आधारों पर और आर्थिक आधारों पर मिलेगा। स्वतंत्रता है आपको विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। समता या समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की आपको समानता प्रदान की गई है। बंधुत्व की भावना होगी सभी के अंतर्गत। व्यक्ति की गरिमा बनाए रखनी होगी और राष्ट्र की एकता व अखंडता भी बनाए रखनी होगी। एकता व अखंडता अर्थात जब हम भारत के संविधान का भाग पहला पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि अखंडता का मतलब क्या है। अर्थात भारत के अंतर्गत जितनी भी राज्य इकाई हैं उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि वो भारत से अलग होने के लिए बाध्य नहीं होंगी। अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करने की विधि क्या है। मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006। दोस्तों ये प्रस्तावना के अंतर्गत जो उल्लेखित शब्द हैं उनका एक क्रम है और इन शब्दों का सही क्रम भी यही है। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इनका सही क्रम क्या है, अलग अलग क्रम से दिए जाएंगे और इनका सही क्रम हमसे पूछा जाएगा तो इनका सही क्रम यही माना जाएगा। कई बार परीक्षा में सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रस्तावना के अंतर्गत जनता को किस शब्द से संबोधित किया गया है और वो जनता होगी आपके हम भारत के लोग से संबोधित किया गया है प्रस्तावना के अंतर्गत जनता को। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आपकी कोई भी समस्या होती है तो उसका कमेंट जरूर दें और जो भी हमारे ये प्रस्तावना के संदर्भ में आपको अच्छा लगा, कैसा क्या बढ़िया लगा, इसमें जो भी अपडेटेड होता है उसके बारे में आप जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट देख करके हम उसमें और सुधार करने की प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।